बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज का जो पहला मौजू है वो इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मौजू बहस है और हर तरफ इस बारे में बात की जा रही, बिकॉज हमारी एक बहुत ही आला जो अदलिया है उसके हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं। और इंकशाफात किसी बाहर के शख्स ने नहीं किए हैं, बल्कि अपने ही एक हमारे मोतबर माजी के एक जज रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना एम शमीम साहब, उन्होंने कुछ हकायक बयान किए हैं। अब गो के वो हकायक हैं या नहीं, वो शायद हम ये राय देने के हकदार नहीं है अभी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ जो इंकशाफात किए गए हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साबिक साकिब निसार साहब के हवाले से किए गए हैं कि उन्होंने किसी भी तरह से मरीम नवाज के हवाले से और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा था हाई कोर्ट में किसी को कि इनको जो है वो एटलीस्ट इलेक्शन कैंपेन तक तो बाहर नहीं आने देना है। अब बाद में उनको दूसरी जानब से तसल्ली हुई तो उन्होंने चाय का कप भी तलब किया और बड़े एक वो हलफनामे में पूरा उन्होंने इन डिटेल उसको बयान किया। अब इसके ऊपर काफ़ी अफरा तफरी मच चुकी है। नून लीग भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। हुकूमत की तरफ से इसको साजिश करार दिया जा रहा है अदलिया के खिलाफ। फरूख हबीब साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया, फवाद चौधरी साहब ने तो बिल्कुल इसको डिनाई कर दिया। दूसरी तरफ साकिब निसार साहब ने भी इसको डिनाई किया और कहा ये तो मुझसे उस वक्त एक्सटेंशन की बात करने वाले थे, एक्सटेंशन उनको नहीं मिली और एक दफ़ा उन्होंने गिला भी किया था, तो इसके पीछे अगर कोई झूठ बोल रहा है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ये साकिब निसार साहब ने, हमारे मुअज़्ज़िज़ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस बारे में शायद फरमाया। अब एक्चुअल स्टोरी क्या है? एक्चुअल स्टोरी जो भी है डेफिनेटली, लेकिन आला अदलिया है, आला इदारा है पाकिस्तान का, उस हवाले से इस तरह की जब इंकशाफात होंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सारे आईब्रोज रेज होंगे। आज अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इस तरह जो हुआ है, क्या इसके पीछे वाकई कोई साजिश हो सकती है या रियलिटी भी हो सकती है। और जो साबिक जज साहिबान हैं, क्या कोई लॉ है ऐसा, क्या उनको ये जो बाद में जिस तरह के इंकशाफात किए जाते हैं, क्या ये इससे रोकना चाहिए? दौरान ड्यूटी अगर आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते तो क्या बाद में उसको इंकशाफ के तौर पर बताना सही है? क्या ये मुल्क की सलामती के लिए सही है? क्योंकि आलिया इस अदालत आलिया से बढ़कर तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का, उसी हवाले से बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज मैंने प्रोग्राम में मदऊ किए हैं। सबसे पहले साबिक जज जनाब शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। शाइक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर मुद्दा आपको ऑलरेडी मालूम है, आप ही के मुअज़्ज़िज़ अदलिया के हवाले से आज एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है। जो भी राना एम शमीम साहब ने कहा, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल चाल हो सकती है या वाकई इस तरह हो भी सकता है? आप अपनी ज़ाती राय क्या रखते हैं इस हवाले से? देखिए, एक दफा जब एक आदमी जज नहीं रहता तो उसके बाद फिर उसके जज होने के दौरान अगर कोई ऐसी चीजें हुई हैं जी। जो कि शायद आम नॉर्मल ना हो, तो अगर वो उनको बयान करता है एफिडेविट के तौर पर या किसी और तरीके से, तो उसकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं होती, कानूनी हैसियत भी कोई नहीं है। उसकी कोई खास कानूनी हैसियत नहीं होती। ठीक हो गया। उसका ये अलग बात है हाँ। कि अगर किसी को उसकी वजह से कोई नुकसान होता है हाँ। तो वो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस हाँ। शख्स से जिसने ये तो ये डिस्क्लोज नुकसान तो किया है, हुआ है, पीएमएलएन को तो लग रहा है बहुत या बड़ा तो फिर नुकसान वो हुआ था उसके उनको। खिलाफ हाँ। इंडिविजुअली हम्म, कर सकते हैं ठीक है। उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन उससे हम्म, कोई खास कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। राइट सर। इम्पोर्टेंस यहाँ पर सिर्फ हम्म, ये है हम्म, कि वो जज जिसको कि कहा गया था, हम्म, कहते हैं उनके मुताबिक जी। वो जज अभी भी हाँ, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये नाम पता नहीं उसे उनका क्या हम्म, है। हम्म, तो अब उस सूरत में यकीनन अगर कोई ऐसा जज वहां पर है जिसने इस किस्म की बातें की हैं, जी। तो ये यकीनन जुडिशरी के लिए सही हाँ, नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से हम्म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको हम्म, नोटिस किया हम्म, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू कर दी सबको। जी। अब जब वो कंटेम्प्ट हम्म, ऑफ कोर्ट नोटिस इशू शुरू हो गई, ठीक है। इशू हो गई, तो उसके बाद फिर अब ये लोग बुलाए हम्म, जाएंगे हम्म, और उनसे पूछा जाएगा कि ठीक भाई है। आपने ये बात कही और हम्म, क्यों कही और किस मौके पे कही। हम्म, जहां तक कि वो हजरात इन्वॉल्व हैं, मसलन साकिब निसार साहब जी। या वो जज, हाँ। तो साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि नहीं, डिनाई ऐसी कर कोई बात दिया। नहीं हुई। हम्म, लेकिन हम्म, दूसरे जज साहब जिससे कि बात की गई थी, हाँ। उनकी अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बिल्कुल सही तो वो कहा। यकीनन जब हाँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस
की हियरिंग शुरू होगी, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसमें पता चल जाएगा कि ऐसी बात कही गई है कि नहीं कही गई। तो उस पर डिपेंड करेगा, उस हियरिंग पे डिपेंड करेगा कि इसके आगे कार्रवाई क्या होनी चाहिए। जहाँ तक कि जिस मकसद से की गई हो, यकीनन मकसद ये था कि किसी तरीके से उन लोगों को एडवांटेज देना चाहिए, देने के लिए की गई है जो कि उससे अफेक्टेड थे, मसलन मरियम नवाज। ठीक है, इसमें सर एक पॉइंट ये भी ऐड है, बल्कि आपकी बेहतर मेरे ख्याल में आला नॉलेज में होगा कि 2015 में एम शमीम साहब को नून के दौर में ही चीफ जस्टिस वहां का लगाया गया था, उन्हीं के दौर में। वो तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि यकीनन जो भी हुकूमत होगी उस वक्त जी उन्होंने अपॉइंट किया होगा उसको, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट वहाँ पे होती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं होती। वो फवाद चौधरी साहब इसको दूसरा रंग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हीं की तरफ से लगाए गए थे। वो तो नहीं, वो तो खैर वो तो सियासी बात है ना, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीका होता है और वो हमेशा फॉलो किया जाता है, लेकिन चूंकि गिलगित बल्तिस्तान को हम प्रोविंस तो नहीं डिक्लेयर किया हमने उनको, लेकिन हम अपॉइंट करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट होती है, कोई वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो वो जो एक्सटेंशन वाली बात आती है फिर साकिब निसार साहब की कि उन्होंने मुझसे एक्सटेंशन मांगा था, एक्सटेंशन इनको दिया नहीं गया, तो वो फिर गलत साबित होती है क्या? ये प्रोसेस था ही नहीं, उनके पास इख्तियार था ही नहीं। हो सकता है कि वो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो वहाँ पर यकीनन जुडिशियल तरीके से नहीं होती, वो एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंटमेंट यकीनन हुई होगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और जो भी उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर था, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी उसकी, और एक्सटेंशन भी उनके इख्तियार में होगा, अपॉइंटमेंट अगर उनके इख्तियार में होगा तो वो चीज है। अब ये सब चीजें जब हियरिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, ये सब चीजें सामने आ जाएगी। सामने। अच्छा, अब जरा बताइएगा सर, क्या कानून में अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज की तरफ से या किसी भी ऐसे ओहदेदार की तरफ से जिसको अदालत आलिया या कुछ किसी भी अदालत में कोई ओहदा हासिल हो और वो बाद में इस तरह का कोई इंकशाफ करते हैं और वो गलत साबित हो जाता है, आप एक तफ्तीश करते हैं, अभी आपने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर जो भी है सबको बुलाएगा, बात करेगा और कार्रवाई हो जाती है, बेंच बन जाता है, फिर गलत साबित हो जाता है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है अपने ही किसी साबिक ओहदेदार के खिलाफ? यकीन हो सकती है, स्टेट भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकती है उसके खिलाफ गलत स्टेटमेंट देने की, यकीन हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को उससे असर हुआ है उसके स्टेटमेंट से, वो लोग भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, उसके खिलाफ हद तक इज्जत का वो केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, वो सब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वो सब उसी सूरत में जबकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंक्लूजन में आ जाए। ठीक है सर, कोई माजी में कभी कुछ ऐसा हुआ आपकी नॉलेज में हो, इसी तरह किसी सियासी शख्सियत के नाम के हवाले से ऐसी कोई बात की गई हो, कोई ऐसा इंकशाफ किया गया हो किसी जज साहब के रिटायर होने के बाद, कोई ऐसा वाकया हुआ कभी माजी में, कभी कोई ऐसी शहादत मिलती हो? वो एक जो हुआ शौकत सिद्दीकी साहब का हुआ था केस, शौकत सिद्दीकी साहब, वो भी अभी रिसेंट उसकी बात, वो रिसेंट बात है, उससे पहले तो मुझे कोई मेरी नजर में ऐसा केस कोई। तो इस नौयत का आप यूं कह लें कि ये पहला केस है और इस केस के अंदर भी एक साबिक जज की तरफ से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है। इसका जो सियासी, अच्छा पहले तो मुझे एक बड़ा ऑनेस्ट में आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला कहां तक जाएगा, आप इसको कहां तक जाता देख रहे हैं? देखिए, ये जो जिस तरह की पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में चल रही है आजकल, कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, इस पॉलिटिक्स में यकीनन दोनों पार्टीज जो हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगी अपने मकसद के लिए। दोनों पार्टी ऑलरेडी बात शुरू हो गई है, ठीक है, नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि इस तरह से इन्होंने जजेस को इन्फ्लुएंस किया, और दूसरे जो हुकूमत वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनका हमेशा से तरीका ही यही है कि जुडिशरी को बदनाम करो। तो ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है जो सिचुएशन हमारे मुल्क में आजकल है, और वो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और ये ना हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा ना जुडिशरी के लिए अच्छा होगा। अच्छा सर, एक और, क्या अदालत में क्या अपने ही जज साहिबान या कोई भी ऐसे ओहदेदार हैं उनके खिलाफ कोई कवानीन मौजूद हैं कि वो क्या बात कर सकते हैं? जिस तरह मैं अगर छोटी सी एग्जांपल लूँ, एनडीए एक साइन होता है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, किसी इदारे के साथ कोई शख्स है, तो एक एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि कोई भी इस ड्यूटी के दौरान, आपकी जॉब के दौरान कंपनी से रिलेटेड या ऑफ कोर्स आपके इदारे से रिलेटेड
कोई भी बात होगी तो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी, आप कोई भी बात बाहर शेयर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, ये एक एनडीए साइन होता है। तो अदालत आलिया के पास तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं, तो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होती है कि इसको खिलाफ वर्जी करार दिया जाए कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है? नहीं, देखिए, जहाँ तक जितनी प्रोसीडिंग्स जी अदालत के सामने होती हैं, अदालत आलिया के सामने होती हैं, वो ओपन प्रोसीडिंग्स होती हैं। राइट सर। उसमें कोई किसी किस्म की कोई बात छिपाई नहीं जाती, वो खुली बात होती है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। ये जो बातें आप कह रहे हैं, जी जी, ये जो हुई हैं, जो अभी सामने आई हैं, ये तो इसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है, अदालत में नहीं हुई बातें, ये तो प्राइवेटली हुई है। लेकिन वो जिस फैसले के हवाले से बात की गई है, जिन लोगों को, वो उनका ताल्लुक तो अदालत से है ना? नहीं, उसका हो, लेकिन जो बातें हुई हैं वो तो प्राइवेटली हुई है ना, उसके कोर्ट में तो नहीं। चले, आप इसको ये एंगल दे रहे हैं कि वो कोर्ट का उसे ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन ये प्राइवेट जो है वो प्राइवेट बात है। ठीक है, तो उसका तरीका, प्राइवेट जो तरीका है, उसके लिहाज से उसका डीलिंग होगी, जो उससे अफेक्टेड होंगे वो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इसका जो अब ये हो गया, आपके सामने पूरा केस है, आप खुद माशाल्लाह बहुत मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर रह चुके हैं, बहुत केसेस आपने भी देखे होंगे, इसका फायदा आपको पीएमएल-एन की सियासत को होता नजर आ रहा है, या क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, सजा ऑलरेडी हुई भी है, वो अब भी कन्विक्टेड हैं, अभी भी बहुत सारे साल उनकी सजा को बाकी हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ पा रहे नवाज शरीफ साहब इसी वजह से, क्या नून लीग को कोई फायदा होता नजर आ रहा है आपको? ये तफ्तीश तो होगी, मेरे ख्याल में तो नून लीग को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, कोई, मैं कोशिश कर रहा था यासीन आजाद साहब भी ज्वाइन कर लेते अगर, तो वो भी थोड़ा नून लीग की तरफ से बताए थे, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल इस पर राय लेना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है? जी जी, शाहिद उस्मानी साहब आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मेरा कहना ये था कि देखिए, नून लीग को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये यकीनन इससे सियासी चीजें होंगी, बातचीत होगी, लेकिन कोर्ट में या इनके अपने केस में इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं मौजूद हैं जिसकी वजह से कि उनके केस पर कोई इफेक्ट आ सके इसके। किसी ने किसी से कह दिया, वो भी एक सुनी सुनाई बात, और उसकी वजह से ये हुआ। अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ कि क्या उसके कहने से साकिब निसार से अगर उन्होंने कहा तो क्या उस जज ने वो एक्शन लिया कि नहीं लिया, ये भी साबित नहीं हुआ, या उन्होंने वो तो नजर आ रहा है ना, वो तो हो गया ना, वो तो अब तक सजा याफ्ता है ना, वो तो। हाँ, सजा याफ्ता, लेकिन ये कि वो एक्चुअली उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने अपने खुद फैसले किए, जज साहब ने खुद फैसले किए, उनके कहने से नहीं, बल्कि खुद फैसले। कहना ही आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ कह देना ही एक नहीं, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, सिर्फ कह देना भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहना अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल में तो कहने पे ही वो सारा एतराज हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें तो आमतौर से जब कोर्ट में फैसले होते हैं तो आमतौर से डिस्कशंस होती हैं, जब 2-3 जजेस बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उससे कुछ नहीं होता, वो फैसला क्या होता है वो एक मेन चीज होती है। राइट, ठीक हो, आपको लग रहा है कि ये जो है वो इस तरह नहीं होता? अच्छा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फायदा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑफ कोर्स आपसे मुझे इजाजत भी लेनी है सर। सवाल ये है कि ये जो मामला है, क्या ये बहुत अदलिया की तारीख में सीरियस भी साबित हो सकता है? क्या ये सीरियस हो सकता है वाकई? क्योंकि आप एक प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान की, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के जस्टिस रह चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई ही अदलिया की तारीख में, मुल्क की तारीख में एक सीरियस कोई इशू बन सकता है? नहीं, कोई इशू नहीं बनेगा, ये मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, खत्म हो जाएगा एक दफा जब हियरिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हो जाएगी, उसमें जो फैसला होगा वो सब फैसला खत्म कर देगा इस केस को। ठीक है, चलिए, आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, मैंने आपका वक्त लिया। आप मुअज़्ज़ज़ हमारे साबिक जज साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, और उन्होंने बड़ी तफसील में, बड़ी डिटेल में बताया कि इनको, खैर ये मौजू इतना सीरियस या आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मुझे यासीन आज़ाद साहब ज्वाइन कर लेते। मेरी जब ऑफ द कैमरा शो से पहले उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वाकया बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, उनका हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में यासीन आज़ाद साहब से भी इस पर राय लेंगे, क्योंकि वो नून लीग के लॉ एडवाइजर भी हैं, तो वो उस हवाले से भी अच्छी रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, बिकॉज ये मामला भी आगे बढ़ेगा। सो लेट्स सी, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक है। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। देखते रहिए स्टार न्यूज़।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं नाचीज खाकसार। आसिफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। बात कर रहे थे कुछ अदलिया के हवाले से। अब मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से मैं आज ये इस मौजू के प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा एक एलिमेंट है इस वक्त, जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। पाकिस्तान में भी काम होता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं, उनको प्रेज भी किया गया उनके बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट को। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा, क्या ये काफ़ी नहीं है, ये हम ऑफ कोर्स इतनी बेहतर इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते। तो आज मैंने मौजूद मेहमानों को कुछ मदऊ किया, वो इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ लाहौर के अंदर जो है, लाहौर को जो दुनिया की एक रिपोर्ट आई जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस रिपोर्ट को कहा जाता है, जो कि हर महीने शाया होती है, उसके अंदर इस वक्त करंटली लाहौर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा तरीन, फजाई आलूदगी कह लीजिए आप उसमें सर फहरिस्त रहा। दूसरे नंबर के ऊपर चाइना का एक शहर है जी, और तीसरे नंबर पर न्यू दिल्ली है। और लास्ट मंथ अगर मैं जाऊं तो कराची को जो है वो तीसरा नंबर ये जो हासिल था, लेकिन अब कराची के कुछ नंबर तनजुली हो गई है। अगर मैं 6 महीने पहले चला जाऊं, मार्च में जाऊं, तो लाहौर तीसरे नंबर पर नजर आता है, कराची चौथे नंबर पर, और न्यू दिल्ली पहले था। लेकिन ये कुछ 2-4 नंबर्स की मेरे ख्याल में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। लेकिन ये जो फजाई आलूदगी है, इसका कोई असल जो एक प्रॉपर जो वजह है, और शायद वजह मालूम है, लेकिन जो हल है वो मुझे अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके क्या असरात मुरतब होते हैं इंसानों के ऊपर? क्या ये बीमार करता है? क्या ये स्किन के लिए ठीक है या नहीं है? क्या ये सांस लेने के लिए ठीक है या नहीं है? ये इसके कुछ टेक्निकल फैक्टर्स को आज हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में साथ साथ शामिल करें, और फिर कुछ जो एक ब्रॉडर एक्सपर्ट के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग और इस हवाले से भी कुछ मौजूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। वक्त कम है, मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। हमें ज्वाइन किया है आफिया सलाम साहिबा ने, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अक्सर आप इनको देखते होंगे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, लिखती हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम भी करती हैं, मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर बात करती हैं, जिनमें से इन्वायरमेंट भी एक मौजू है जिस पर अक्सर ये बात करती नजर आती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि रिप्रेजेंट भी करती हैं पाकिस्तान को। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आप हमें ज्वाइन कर रही हैं आज लाइव इस पैनल में। आप ही के साथ हमें मुस्लिम रजा सैयद साहब ज्वाइन करेंगे, माहिर माहौलियात हैं, उनसे भी इस हवाले से बात होगी, कुछ मौसमी हालात, कुछ तब्दीलियों के हवाले से उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पहले मैम से आगाज करते हैं, और कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो हम भी उसी सिलसिले को बढ़ाते हैं। मैम पहले बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। लेट्स स्टार्ट विद दिस लाहौर थिंग। ये लाहौर में ये क्या, और ये क्या होता है, ये जो मुझे तो शायद एग्जैक्ट वर्ड भी प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, आप शायद बेहतर बता सकती हैं। पर्टिकुलेट मीटर्स आई थिंक, व्हाट इज इट, मुझे नहीं पता। एक आम शख्स, जी एक आम शख्स को भी नहीं पता होगा, ये ऑफ कोर्स एक टेक्निकल वर्ड है आपके हिसाब से। तो ये क्या है? लाहौर में स्मॉग क्यों इतनी ज्यादा होती है? इसकी वजह क्या है, और ये इंसानों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? प्लीज इसकी जरा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अच्छा देखिए, इसको आप जो कह रहे हैं ना, वो है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट कहते हैं जर्रे को। हाँ ठीक है। और हवा में जाहिर है बहुत से जर्रात हैं, पूरी फिजा में होते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर जब आपके जो मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हैं वो जाके सेटल करते हैं, तो उस जर्रे का जो हुजूम है वो बढ़ जाता है। और वो जब आपकी सांस की नाली के जरिए आप उसे इनहेल करते हैं, तो वो जिन लोगों को वैसे ही कुछ सांस की या जैसे दमे की तकलीफ होती है, जाहिर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और जो दूसरे लोग हैं जिनको ये तकलीफ नहीं है, उनको होने का इम्कान होता है। और लाहौर में ही क्यों होता है? ये सिर्फ लाहौर में नहीं होता, ये जो प्लेन्स ऑफ पंजाब है, लाहौर जाहिर है एक बड़ा शहर है, और उसके ऊपर जो भी ऐसी कोई अगर एक बात होती है तो वो ज्यादा आप आया हो जाता है, खबरों में आ जाती है। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए मीडिया भी वहाँ फोकस्ड है, जरा वो निकल के देखें अगर, तो आपको मुल्तान की तरफ भी इसी तरह से नजर आएगी, हेज नजर आएगी। लेट्स कंसीडर होल पंजाब। इसका रीजन क्या हो सकता है? होल पंजाब नहीं, ये मोस्टली सेंट्रल पंजाब की तरफ, मुल्तान की तरफ भी है, लेकिन ये आप देखिए लाहौर के आसपास इसलिए भी ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि लाहौर के जो मज़ाफ़ात हैं वो आपके सनती इलाका है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, बादामी बाग, फैसलाबाद है, ठीक है। ये तमाम इलाके जो हैं ये आपके सनती इलाके हैं। वहाँ से जो सनतें हैं उनकी ये जो उनका चिमनी से जो धुआं निकलता है वो उस पार्टिकुलेट मैटर के साइज में इजाफा करता है, ठीक है। फिर आपकी जो हमारी व्हीकल की जो इमिशंस हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं, खासा बेहंगम ट्रैफिक आपको पता है वहाँ का, ठीक है, रोड्स हैं, रिंग रोड्स भी बन गई नहीं है, जो भी हैं, लेकिन शहर जो है
उसके अंदर तो बहरहाल ट्रैफिक जैम रहता है अक्सर, कई कई घंटे। आपको कुछ इलाके ऐसे हैं, आप कोशिश करते हैं कि या तो उस वक्त से पहले निकल जाएं या फिर अभी इंतजार करें और उसके बाद जाएं। तो जब ट्रैफिक जैम होता है तो एक जगह पे ज्यादा गाड़ियों की कंसंट्रेशन की वजह से वो जो इमिशंस होते हैं, उनके एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो फिजाई आलूदगी का बायस बनते हैं। और एक बहुत बड़ी वजह, और असल में अब लोगों की समझ में आया है कि जिनको हम असल में मूरद इल्जाम अब तक ठहराते आए हैं, उसमें उनका हिस्सा है जरूर, लेकिन इतना नहीं जितना समझा जा रहा था पहले, कि तमाम मलबा हम अपने जो किसान हैं पड़ोसी मुल्क देते थे। अच्छा, एक खबर बड़ी मजे की पड़ोसी मुल्क के हवाले से भी आई थी कि वो छोड़ते हैं स्मोक सारी। अच्छा देखिए, जो माहौलियात से मुतालिक चीजें हैं, ये जो सरहदें हैं, ये इंसानों के बनाए हुए वो खबर आई थी, लास्ट ईयर आई थी, आपकी तो नजर से गुजरी होगी। लास्ट ईयर नहीं, तो इससे पहले दिल्ली से छोड़ा, 4-5 साल इससे से पहले भी जब से अच्छा हो रहा है। तो यही पहले कहा जाता था कि ये जो सरहद के उस पार वहां पे जो ये हथियार के तौर पे छोड़ा वो जा रहा है। जमीन को तैयार अगली फसल के करने के लिए जो पिछली जमीन का रेजिड्यू, जिसको कहते हैं स्टबल कहते हैं, उसको जला देते हैं ताकि जल्दी से वो फारिग हो जाए जमीन उस फसल की बाकियात से, और वो अगली फसल के लिए बीज लगाएं। लेकिन देखिए, एक चीज है कि ये बहुत आसान भी होता है इल्जाम लगाना, और हमारी कुछ ऐसी रीत भी रही है कि अपनी जिम्मेदारी का मलबा हम दूसरे पे भी डाल देते हैं। जब सैटेलाइट पिक्चर्स अपीयर होनी शुरू हुई तो हमने देखा कि स्टबल बर्निंग तो पाकिस्तान से शुरू होती है, वहां भी होती है, यहाँ भी होती है, और वो एक बेल्ट है जो आपको नजर आती है, जहाँ पे आपको वो फायर्स नजर आती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये वो उसकी मैक्सिमम, अगर आप पाई चार्ट बनाते हैं और उसमें तनासुब दिखाते हैं, तो उसमें इसका तनासुब कम है और आपकी व्हीकल इमिशंस का तनासुब ज्यादा है। फिर यही जो आपने लाहौर का जिक्र किया, लाहौर के आसपास बहुत से ईंटों के भट्टे हैं, और उनकी चिमनियों से जिस तरह का वो धुआं निकलता है, वो भी कंटीन्यूअस निकलता है, में इजाफा करता है। अब उसके लिए फिर इकदाम लिए गए, फिर स्टबल बर्निंग को भी कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और व्हीकल इमिशंस को भी कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस तरह से जो रिफाइनरियां हैं उन पे पाबंदी लगाई गई है कि आपने इस क्वालिटी का फ्यूल जो है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड यूरो 4 कहा गया था, यूरो 5 भी फ्यूल अब बिक रहा है। ये कुछ चीजें हैं, ये सिर्फ किसी एक वजह की नहीं है इसकी। ठीक है मैम, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुस्लिम भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन। अच्छा सर, आप थोड़ा इस पर बात कर लें, मैम ने पूरा डिटेल में बता दिया, अब जरा बात करें कि ये इंसानी सेहत के लिए कितना मुज़िर हो सकता है स्मॉग, ये माहौलियाती खासतौर पर फिजाई आलूदगी जो है, ये जो भी सिंडेक्स में बताया जाता है लाहौर टॉप पे, तो कितना डेंजरस है, किस तरह इससे बचा जा सकता है, और क्या इससे कोई स्किन के या कोई और सांस के कोई ऐसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं? देखें, ये तो मेरा ख्याल एक प्राइमरी का बच्चा भी तो समझता है, क्योंकि जब आपकी जो जितनी भी फिजा में जो पोल्यूशन होती है 70% जो है ना वो आपकी नाक से, आपकी कि उन तमाम जगहों से अपने जिस्म में दाखिल होते हैं, और आप जो चीजें इनहेल कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उसका रिपरकशन इतना ज्यादा सिवियर नहीं होता जितना रिपरकशन जो फिजा के अंदर जो आलूदगी होती है, जाइलिन है, बेंजीन है, फिर इसमें जो हैवी मेटल्स भी हैं जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आप ये समझ लें कि आम इंसान जो एक जो सेहतमंद इंसान है उसके फेफड़े जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो चूंकि इतनी पोल्यूशन हो चुकी है, और अभी हम लोग कोरोना से अभी पूरी तरह बाहर निकले नहीं हैं, और कोरोना में आपको पता है कि सबसे पहले जो कोरोना का जो वायरस है वो आपके फेफड़ों पर इफेक्ट करता है वो, और ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो फाइब्रोसिस है एक मर्ज होता है जो कि आप समझ लें कि वो क्रिएट ही इन्हीं चीजों से होता है कि जो फिजा के अंदर जितनी आलूदी है वो जाके वो फेफड़ों को डायरेक्ट आपको हिट कर रहे होते हैं। तो अभी लाहौर का जैसे अभी मैडम ने बताया है, तो बहुत माशाल्लाह बहुत इसका बड़ा काम है, मैं बहुत बड़ा फैन भी उनका। देखें, जो लाहौर का जो एरिया है, जैसे कराची है, मिसाल के तौर पर कराची में, तो कराची में रहता हूँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पर तो चलें ब्लॉक मैसेनरी होती है ना, तो ब्लॉक मैसेनरी में कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं होती जिसमें हम उसको पकाते हैं, वो तो दूर से सूख जाता है ब्लॉक, ठीक है ना। अब वहाँ इतनी बड़ी आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन की पूरी इंडस्ट्री है जो सारी ब्रिक्स के ऊपर चल रही है, और ब्रिक्स में जैसे भट्टों का जिक्र किया है, भट्टों में तो मैंने कुछ अर्सा पहले ये कहा कि भट्टों का ये तो 2H हमारे लिए
हैजर्डस इसका इफेक्ट है। अच्छा। पहले देख कोयटा ये अपना बलूचिस्तान में तो भट्टों पे जो है वो स्नोबर की लकड़ियां जलाकर वो भट्टे चलाते थे। ठीक है। यानी एक तरफ तो हमने उतनी महंगी लकड़ी, इतना महंगे जंगलात, स्नोबर जो कि 1 सेंटीमीटर 1 साल में बढ़ता है, उसकी लकड़ी को हम भट्टों में इस्तेमाल कर रहे थे और वहां से ब्रिक्स पैदा कर रहे थे। अब मसला ये कि जो भट्टे यहाँ बने नेचुरली पूरे पंजाब में जो है वो इसकी जरूरत है, लेकिन अब हमें ये सोचना ये है कि क्या उन भट्टों पे वो जिगजैग एक सिस्टम है जिसके तहत कम से कम उसमें पोल्यूशन कम कर सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने कहा कि हमारे पास जो हमें क्लीन फ्यूल को इस्तेमाल करें, हमें कि इससे कम जो है इमिशन हो उसमें हैजर्डस गैसेस की। तो अब ये है कि ये बड़ा कलेक्टिव हमें इस पर एफर्ट करनी पड़ेगी। और अब मैं फिर बता दूं कि देखें जो लोग जिनको एजमा है या एजमा नहीं भी है उनको वो भी बहुत ज्यादा इस पे खासतौर पर ओल्ड एज के जो क्या करें, मास्क लगाएं सर, क्या करें? N5 कौन सा मास्क, N95 वो मास्क यूज करें? इसके लिए हमें सबसे पहले बड़े सख्त कवानीन का बनाने हैं, हमें लेजिस्लेशन करनी है, दोबारा लेजिस्लेशन करनी है। ठीक है। वो जो पुराने कवानीन है वो कवानीन अब नहीं चलेंगे किसी सूरत में भी। और उस पर सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, क्योंकि जब तक कानून का देखें, अगर हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे, हम जबानी कलामी जितनी बातें भी कर लेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। हमें हर हालत में कानून साजी आपको लग रहा है कि ठीक है इस पे होगा। मैं आपकी तरफ वापस जी जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो ये अब ये फसलें जो जला देते हैं कि भाई जल्दी से उनको दूसरी क्रॉप को कर रहे हैं, अब उससे आप सोचें कितना यहाँ तो लोग दरख्त भी जलाते हैं। मतलब मैंने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों को पकड़ा, वो ये खाकरूब जो है वो जो झाड़ू देते हैं वो अपने कचरा इकट्ठा करके दरख्त के तने के पास लाके आग लगाते हैं, दरख्त भी जल जाते हैं। तो हमें और चूंकि फिर मैं एक बात कहूंगा कि इस वक्त हमारे लिए जो ये कोरोना हो गया या इस तरह की जो पेंडेमिक्स आ रही हैं, ये इतनी ज्यादा फिर भी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक हमारे लिए पोल्यूशन है, हमारे लिए जो पूरी क्लाइमेट का जो चेंज आ रहा है वो पूरी नस्लें, बड़ी नौ इंसान की पूरी नस्लें उड़ा देगी, पता नहीं चलेगा। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, इसको एक और ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपसे मैं पूछूंगा। मैम अब हुकूमत के हवाले से बात कर रहे थे भी सर कि कुछ कानून साजी करनी पड़ेगी, आप हुकूमत की पॉलिसीज को कैसे देख रही हैं? इमरान खान साहब की अगर मैं स्पेशली बात करूं, किसी द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका फोकस नजर आता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, दुनिया में सराहा गया, उनका फोकस तो है। क्या आपको लग रहा है कि इज दिस इनफ और वी नीड मोर, आई मीन वी नीड टू डू मोर प्रिकॉशंस और मे बी मोर सिस्टमैटिक चेंजेस हमें लानी पड़ेंगी? देखिए मोर की जरूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कुछ हो रहा है इस वजह से आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान का फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, उनका फोकस है, दूसरों का भी फोकस था, वो डिपेंड करता है कौन किस तरीके से बताए। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हमारी 2012 में बन गई थी, तब जाहिर है इमरान खान तो नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी और का फोकस नहीं था। हाँ, किसी एक चीज उन्होंने, एक जो इनिशिएटिव उनका जो ट्री फॉरेस्टेशन का है उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी। तो इसी तरह से सिंध में जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो इसके ऊपर दी गई। और इनफैक्ट इमरान खान ने जो 2-3 ग्लोबल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की सक्सेसेस को पॉइंट आउट किया, उनमें एक इनका बिलियन ट्री वाला फोकस था। लेकिन दूसरी चीज जो दुनिया में किसी की मिसाल नहीं मिलती, 300% इजाफा आपके जो एरिड एरिया मैंग्रोव्स के हैं, ये दुनिया में कहीं इतना इजाफा नहीं देखने में आया। तो ये जाहिर है ये अभी 2 साल के अंदर नहीं हुआ, ये पिछले 8-10 साल से लगे हुए हैं लोग, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और दूसरे इदारे कर रहे हैं। दूसरी जगहों पे जिस तरह से जो फोकस की आपने बात की कि हाँ इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी आई है, यस वो आ गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की भी बात हो रही है। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप जो है आपकी एक फाइनेंशियल एक टूल है जिसको लाया जा रहा है। तो काम तो हो रहा है और काम होता चला गया है। लेकिन इसमें बात ये है कि ये वो इक़दामात हैं जो हमें करने की जरूरत है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की हद तक जो है ये एक आलमी मसला है, ये ट्रांस बाउंड्री मसला है। और इसमें पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो जिसके ऊपर इसके असरात बहुत ज्यादा होंगे। हमारी इमिशन कुछ भी नहीं, हमारे तो 1% पे बड़ी मुश्किल से जाके जो दुनिया भर में इमिशन है उसका 1% है। हमारा तरक्की का जो की सीढ़ी पे हम बहुत नीचे हैं।
हमें वो भी उसको भी देखना है कि हम दुनिया की तरह कमिटमेंट अगर कर रहे हैं अपनी एमिशंस को कम करने के लिए, तो उसको एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल तो नहीं कर रहे, वो भी नहीं करना। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हुकूमत को जगल करना पड़ रहा है। हुकूमत के लिए ये काम आसान नहीं होते। लोग चाहते हैं कि शायद कोई मतलब सिल्वर बुलेट नजर आ जाए और हुकूमत उसको इस्तेमाल करे और तमाम चीजें एकदम से ठीक हो जाए। ना इमरान खान की ना कोई और हुकूमत इसको एक ही किसी एक्शन से फिक्स कर सकती है, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स नहीं है, इसके मुख्तलिफ फिक्स हैं। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फिक्स जो इसकी हमें जिसकी जरूरत है वो गवर्नेंस की है। हमारे यहाँ गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उसकी वजह से हमारे कवानीन जो हैं वो इतलाक नहीं होता। बहुत चीजें उसी से सही हो सकती हैं अगर जो मौजूदा कवानीन है उनका इतलाक हो, तो काफी चीजें। हाँ, और उससे बेहतर कानून साजी की जरूरत है, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन जो कानून मौजूद है कम से कम उसको तो उसका तो इतलाक किया जाए। हाँ, जो मौजूद है उसका इतलाक किया जाए। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तब्दीलियां होनी चाहिए? और करंट गवर्नमेंट या साबका गवर्नमेंट में अगर जो भी आपको लग रहा है कि अच्छे काम हुए हैं, जो होना चाहिए था वैसा नहीं भी हुआ, तो जो आप कहना चाहें सवाल है। देखें, बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और कभी भी मैं समझता हूं कि हम इस ब्लेम गेम से में बाहर निकलना चाहिए, बहुत जरूरी है। वेरी गुड। और जो कुछ भी आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे अभी मैडम ने कहा कि टिमर जो है जिसको मैनग्रोव्स कहते हैं, 1997 में तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया था। अच्छा। कि हमने जो है इतने टिमर के को 300 समझ लें कि कारकुनों ने जो है वो विदाउट एनी गैजेट वो जो है तकरीबन 4.5 लाख मैनग्रोव्स लगा दिए थे एक दिन के अंदर ही। तो कहने का मकसद है कि हमारा वो कहते हैं ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेर है साकी। हमारी कौम में बहुत पोटेंशियल है और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ग्रास रूट लेवल में इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। अवेयरनेस, मैं इसी पॉइंट पे, मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही होता स्टूडेंट्स के स्कूलों में, जैसे मैंने ग्रीन फोर्स बनाई, मैंने स्कूलों में जाकर वो उस ग्रास रूट लड़की को देखें। बात ये होता है कि बुढ़े तोतों ने कुछ नहीं समझना होता। जो पोटेंशियल हमारे बच्चों में है ना, आप यकीन करें उनमें हिपोक्रेसी नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि जब मैं प्लांटेशन कैंपेन में होता हूँ, तो अगर मैं किसी बच्चे को एक प्लांट देता हूँ, सैपलिंग देता हूँ, तो मुझे दूसरे दिन फीडबैक मिलता है उसका कि सर वी हैव प्लांटेड। और अगर मैं किसी बड़े को देता हूँ तो वो ये कहता है कि जी आज हमारा खड्डा खोदने वाला नहीं आया, आज हमारा माली नहीं आया। तो कहने का मकसद ये कि देखिए पूरी वो कौमें जो बनी हैं वो इसी तरह बनी है कि उनका ग्रास रूट लेवल से उन्होंने इन्फॉर्मेशन को दी है, ताकि आप देखिए ना तरबियत क्या चीज है। तालीम तो होती है, तरबियत बहुत जरूरी है। आज हमारे घरों में जो जहाँ पर एक रिवाज था कि हम तरबियत बचपन, मुझे शौक है दरख्तों का, मुझे हॉर्टिकल्चर का शौक है, मुझे क्योंकि मैंने विरसे में पाया ही, अपने माँ बाप को देखा कि उनको मैं जब बचपन में देखा कि वो दरख्तों की हिफाजत करते थे, वो कभी भी ऐसे किसी काम में को इनकरेज नहीं करते थे जिसमें माहौल खराब हो। तो देखें इस वक्त हमारे पास एक नॉन कन्वेंशनल फोर्स मौजूद है, वो है स्कूलों के बच्चे। यानी बड़ी तादाद में। मैं ये पूरे वसूख से बात ये कह सकता हूँ कि हम जो कहते हैं ना कि जी हमारे पास तो यहाँ पर जो है मैन पावर नहीं है, मैन फोर्स नहीं है हमारे पास। बड़ी फोर्स आपके स्कूल्स कॉलेजेस में। एक स्कूल में किचन गार्डन बना रहा था, तो मैंने 5 क्यूबिक फीट जो एक बालू मिट्टी का डंपर होता है, वो 200 बच्चों ने 1.5 घंटे के अंदर उस डंपर का सारा उठा के दूसरी साइड पे रख दिया। तो हमें इनको सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है। और हमारे बच्चे बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर और बहुत सलाहियत है, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया में करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कोई सिलेबस में अभी तक हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इस बारे में एक्टिविटीज नहीं है। ये एक्टिविटीज बन सकती है, एनुअल सिलेबस का एक्टिविटीज बनाई जा सकती हैं, इसके नंबर्स मिल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई वो मैजिक वैंड नहीं है कि वो घुमाएगी और सब हो जाएगा। ये देखें, ये तमाम चीजें जो हैं वो हमें इंडिविजुअल सतह से करनी पड़ेगी। माशरा जो है वो फर्द से बनता है और हमें हुकूमत की तरफ बार बार नहीं देखना है, लेकिन जो हुकूमत कर रही है, मैं कहता हूँ उसको मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि आज से 10 से 15 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। आज बच्चा इस बात को समझ प्लस मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल रहा, सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया। एग्जैक्टली, अब चीजें आसान हो गई हैं। लोग अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जैसे मैं इनकी बात आफिया कर रही हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैंने तो एक बात नोटिस की है कि हम लोग जो हैं, ठीक है हम अवेयरनेस हम करते हैं, हम अवेयरनेस करके चले आते हैं, तो लेकिन ये नहीं होता हम जब कोई बात कर रहे होते हैं तो अगर 100 आदमी हमारी बात सुन रहे होते हैं तो उसमें 10 बंदे ऐसे होते हैं जिनके ट्रांसमीटर खुले होते हैं और वो हमारी बात को ग्रैस्प कर लेते हैं और वो फिर आगे
वो बात को फिर पास ऑन करते हैं, और फिर उनमें भी कुछ लोग होते हैं जिनके ट्रांसमीटर खुले होते हैं, और इस तरह ये नॉलेज बढ़ती चली जाती है। अवेयरनेस की आपने बड़ी अच्छी बात की है। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट आफिया साहब से भी ले लूं क्लोज करने। आप इसको कैसे देखती हैं, प्लस इसको अवेयरनेस और किस तरह फैलाई जा सकती है? आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, उस हवाले से भी थोड़ा बता दीजिए कि इंटरनेशनली किस तरह स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है, क्या जराए इस्तेमाल होते हैं इसको आवाम तक पहुंचाने के, उनको इस काबिल बनाने के कि वो खुद जो है आगे चढ़कर इसमें हिस्सा ले। तो आपको क्या लग रहा है मैम, क्या चीज इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पे? देखिए ये जो कम्युनिकेशंस का शोबा है, इसमें तो एक 360 डिग्री आपके पास सोल्यूशन की गुंजाइश है। मुस्लिम रजा साहब ने स्कूल्स के बच्चों का नाम लिया, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको भी बताया जा सकता है। आपके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, आपके यूथ ग्रुप्स हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जा सकता है। और जो इन्होंने बुढ़े तोतों की बात की, तो आप खुद देख लीजिए कि बुढ़े तोतों का क्या इफेक्ट है दुनिया में। ये अभी 26वीं कॉप हुई है और क्या नतीजा उसका निकला। और एक 14 साल की बच्ची ने 4 साल पहले जिस तहरीक का आगाज किया था वो दुनिया में कैसे फैली। तो हमारे यहाँ असल में कुछ आप बिल्कुल, इन्होंने तरबियत की भी बात की, तो एक तो तरबियत ये भी होती है कि जो ऐसे अवामिल या ऐसे मौज़ूआत जिनसे तमाम एक वो जो होता है ना ग्रेटर कॉमन गुड, उसके अंदर बच्चों को बोलने दिया जाए, उनको समझाया जाए, उनके सवालात के जवाब दिए जाए। ये है हमारे यहाँ कि नहीं, हमारा इस बात से ताल्लुक नहीं है, हम किसी और के मामले में क्यों पड़े, ये किसी और का मामला नहीं है, ये हर एक का मामला है। बच्चों को आप आगाही की तरफ लाइए, उनको एक्टिविज्म की तरफ लाइए, क्योंकि देखिए हम तो दुनिया बिगाड़ के जा रहे हैं, उसका मलबा कौन उठा रहा है? ये बच्चे उठाएंगे ना। तो ये पेरेंट्स को भी आप कह रही हैं, टीचर्स को भी कह रही हैं, तलखी या वो सख्ती नजर आती है, तो वो मेरे ख्याल में हक बजाने में है। अगर वो ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या अगर वो आपकी बात को रद्द कर रहे हैं, तो उसमें भी वो हक बजानिब हैं, उनकी बात को सुनें। ठीक है, उनको उसी हिसाब से समझाना चाहिए। उनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर माहौलियात की जो कॉन्फ्रेंसेस या उसमें जब भी कोई होती है, ये जरूर एक वो मकूला ही बन चुका है जिसको दोहराया जाता है कि हम जो हैं, हमने कर्ज के तौर पे जिंदगी हम गुजार रहे हैं। ये कर्ज हमने उन बच्चों से, अपनी अगली नस्ल से लिया है, हम उनको विरसा नहीं देंगे, हमने वो कर्ज, हम उनको कर्ज देकर जा रहे हैं। और इस खूबसूरत बात और अलार्मिंग एज वेल, काबिल इस्तेमाल उनके रहे। जी मैम, तो हमें मैम आपका यूथ ग्रुप्स को एंगेज करने की जरूरत है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। मैं हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है, वरना मजीद आपसे बात होती है आगे। इंशाल्लाह दोबारा मदू करेंगे दोनों मौजूद मेहमानों को। मैम आफिया सलाम हमारे साथ मौजूद थी, मुस्लिम भाई हमारे साथ थे, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने स्मॉग के हवाले से भी और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान में किन चीज़ की ज़रूरत है, अवेयरनेस किस तरह फैलाई जानी चाहिए, ओवरऑल उन्होंने बात की। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले मौजूद नाजरीन भी इस बात से यकीनी तौर पर कुछ, क्योंकि सैर अंगेज़ गुफ्तगू थी, सीखने को मिला होगा। वो कोशिश करें कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को हरा भरा बनाएं, और ये जिस तरह स्मॉग और ये जो माहौलियाती आलूदगी है, इसको खुद इंशाल्लाह हम आगे बढ़कर सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।